Welcome everyone, welcome to one more lecture of Tarun Lawat Chemistry. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 5 of class 11th Chemistry, States of Matter, right? And our today's topic will be van der Waals gas equation. Van der Waals gas equation for real gases. ठीक है, तो आज हम वन डबल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे फॉर रियल गैसेस। देखो आइडियल गैस इक्वेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल्स टू NRT, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था दुनिया में जितनी भी गैसेज हैं वो सब रियल गैसेज हैं, और एक रियल गैस को हम सर्टेन कंडीशंस में आइडियल गैस की तरह बिहेव करवा सकते हैं। उन कंडीशंस के दौरान हम उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर उन कंडीशंस में गैस नहीं है तो वो रियल गैस कंसीडर करी जाएगी, और उस वक्त ये जो आपकी इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन उस पर एप्लीकेबल नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, राइट। तो हमने क्या किया, रियल गैसेस के लिए इसी इक्वेशन को थोड़ा सा एडिट किया, और रियल गैसेस जिस इक्वेशन को फॉलो कर सके एक ऐसी इक्वेशन हमने बनाने की कोशिश की। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं van der Waals गैस इक्वेशन, राइट। अच्छा, अब क्या होता है van der Waals गैस इक्वेशन? देखो रियल गैस और आइडियल गैस में क्या अंतर होता है कि भाई आइडियल गैस वो है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करेगी, और रियल गैस वो है जो थोड़े से डेविएशन वहाँ से दिखाती है। 2 पॉइंट्स में हमने डेविएशन पढ़ा था। एक पॉइंट क्या था, वॉल्यूम का, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई करी है और जो उसके पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई करी हुई है, पार्टिकल्स की जो वॉल्यूम है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत छोटा मानते हैं कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। और दूसरा पॉइंट एक जो था इंपॉर्टेंट वो ये था कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन नहीं होती हैं आइडियल गैसेस की, लेकिन जो रियल गैसेस हैं उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होती हैं, राइट। अच्छा, तो इन 2 पॉइंट्स को हमने दिमाग में रखते हुए इक्वेशन को एडिट किया। और किस तरीके से एडिट किया, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, ठीक। तो कि देखो एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये पार्टिकल है, तो कुछ ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ये भी वॉल्यूम अगर गैस ने ऑक्यूपाई करी हुई है तो जो इसके पार्टिकल्स हैं उन्होंने भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी हुई होगी, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हम एक पार्टिकल बनाए, तो ये छोटा पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो पार्टिकल ने भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वी वॉल्यूम पूरी गैस ने ऑक्यूपाई करी हुई है, क्योंकि आपको पार्टिकल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी हुई है उसको माइनस करना पड़ेगा पूरी वॉल्यूम से, तब हमको समझ में आएगा कि ओरिजिनली गैस ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये गैस का एक पार्टिकल है, लेट्स सपोज इसकी रेडियस r है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 πr³, ठीक। अच्छा, अब इतना ही नहीं कि लेट्स सपोज इसके अंदर हम मान लेते हैं 1 मोल गैस भरी हुई है। कितनी? 1 मोल गैस, यानी कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स 1 मोल गैस के अंदर होते हैं, ठीक। अब ये जो है देखो, एक पार्टिकल की वॉल्यूम हमने मान ली 4/3 πr³। अब क्या होता है जब पार्टिकल्स पास में आते हैं, देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि जब पार्टिकल्स मॉडरेट दूरी पे होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक सर्टेन दूरी पे आने के बाद वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, यानी एक सर्टेन दूरी से ज़्यादा आगे पार्टिकल्स आपस में नहीं आ सकते। तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है, अगर ये रेडियस r है तो मैं इतनी ही रेडियस आगे और बढ़ाऊँ, यानी कुल मिलाकर इसको 2r कर दूँ, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, इस स्पेस में दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता, यानी कि जो दूसरा पार्टिकल होगा वो इतनी दूरी तक आ सकता है, इसके आगे वो नहीं आ सकता, रिपल्शन होता है क्योंकि, ठीक है। तो यानी अब आप यहाँ पे ये समझो कि गैस के पार्टिकल ने ये वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रखी है, उसने ये भी ऑक्यूपाई कर रखी है, क्योंकि इस रीजन में कोई दूसरा पार्टिकल आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिपेल कर देगा। तो यानी कि वॉल्यूम रियल में इसकी इतनी है, लेकिन इसने इफेक्टिव वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई कर रखी है? इतनी बड़ी। समझ में आ रही बात? यानी अगर इसकी इफेक्टिव वॉल्यूम देखें तो इसने कितनी ऑक्यूपाई कर रखी है? 4/3 πr की जगह आप क्या रखो? 2r रखो, यानी कि ये हो जाएगा 4/3 π × 8r³। 8 को मैं आगे ले जाऊँ तो 8 × 4/3 πr³, यानी कि जितनी इसकी वॉल्यूम है ना, इसने इफेक्टिव वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रखी है वो कर रही है 8 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम की 8 टाइम्स इसने ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है।
खुद ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है उसकी 8 टाइम्स रियलिटी में इफेक्टिवली तो इसने उतनी ही ऑक्यूपाई कर रखी है भाई, ये इसकी रियल वॉल्यूम है पार्टिकल की, लेकिन ये स्पेस भी ये घेरे पड़ा है। क्यों ऑक्यूपाई कर रखा है इसने? क्योंकि दूसरे पार्टिकल को इसके अंदर आने देता है, क्योंकि रिपेल करता है। अच्छा, तो अब एक बात और यहाँ पे एक पॉइंट और है समझने का। देखो अब ये जो स्पेस है ये इस पार्टिकल ने ऑक्यूपाई करा हुआ है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सारी की सारी वॉल्यूम इसकी है। ये जो स्पेस है ये इससे भी तो शेयर हो रहा होगा। देखो ये भी तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई करे पड़ा होगा, तो ये जो स्पेस है ना ये शेयर्ड स्पेस है। ये जो स्पेस है ये शेयर्ड स्पेस है, दो पार्टिकल का शेयर्ड स्पेस है ना। ये इस पार्टिकल का शेयर हो रहा है तो ये भी शेयर हो रहा होगा, ये भी शेयर हो रहा होगा, ये भी शेयर होगा। तो ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, इसका कोई भी पॉइंट देख लो वो दो पार्टिकल्स के बीच में शेयर्ड होता है। वो दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? शेयर्ड। इसलिए एक पार्टिकल ने जो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी होगी, तो ये जो है ना 8v, ये जो 8v जो वॉल्यूम है ये है फॉर 2 पार्टिकल्स। ये किसके लिए है? फॉर 2 पार्टिकल्स, ठीक है। सो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई सिंगल पार्टिकल वो होगी 4v। समझ में आती है बात? दो पार्टिकल्स की वजह से 8v, तो सिंगल पार्टिकल की वजह से कितनी होगी? 4v, ठीक। अच्छा, अब इसमें लेट्स सपोज कितनी है? n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। एक मोल छोड़ो, n मोल हैं गैस के, ठीक है। कितने मोल हैं? n मोल्स, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स कितना हो गया? देखो n इंटू 4v, ठीक है, कि भाई n मोल्स, और एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे? एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। भाई देखो अगर खाली एक मोल गैस होती तो कितने पार्टिकल होते? इतने होते ना टोटल पार्टिकल्स। और एक पार्टिकल कितनी ऑक्यूपाई करता है? 4v। पार्टिकल्स टोटल कितने हैं? इतने। अगर एक मोल गैस होती है, लेकिन हम n मोल गैस कर रहे हैं, 3 मोल 4 मोल 5 मोल, तो उससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 5 से 6 यानी n मोल्स, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी होती है पार्टिकल्स ने। इसको बोलेंगे हम b। इसको क्या बोलेंगे? b, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 6.023 इंटू n इंटू 4v। ये क्या हो गया आपका? b। अच्छा, अब अगर इतनी वॉल्यूम पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करके रखते हैं तो फिर गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस कितनी होगी? ये तो पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तो टोटल वॉल्यूम जो गैस ने ही टोटल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस कितनी हुई? इज इक्वल्स टू, ये तो टोटल वॉल्यूम है, इसमें से इतनी वॉल्यूम को आप माइनस करो। भाई ये तो पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है ना, तो ये हो जाएगा v माइनस एन बी, ठीक है। v माइनस एन बी। अब एक काम करते हैं, n को हटा देते हैं यहाँ से, ये एक मोल के लिए है बस, ठीक है। और अगर n मोल्स हैं, n को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। b होगा तुम्हारा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 4v, ये होगा b, है ना, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका b क्या है? एक मोल पार्टिकल्स की वजह से ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, और अगर इसमें n मोल्स हैं तो n भी हो जाएगा, ठीक। तो इतनी वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई करी हुई है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक। तो आइडियल गैस इक्वेशन को एडिट करेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। पुटिंग इन आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, यहाँ से पुटिंग दिस वैल्यू इन आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एन आर टी ओवर वी माइनस एन बी, ठीक। तो वॉल्यूम का जो एरर था वो हमने निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं प्रेशर के एरर की। प्रेशर में क्या एरर आता है? देखो प्रेशर किस वजह से क्रिएट होता है, ये बात समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं धड़ाधड़ मूव कर रहे होते हैं थर्मल काइनेटिक एनर्जी से, थर्मल मोशन कर रहे होते हैं, और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो हाई स्पीड्स होती है इनकी, इस हाई स्पीड से ये क्या करते हैं? कंटेनर की वॉल से टकराते हैं ना, यहाँ कोलाइड करेंगे, यहाँ कोलाइड करेंगे, और जब ये टकराते हैं उसकी वजह से फोर्स लगती है, फोर्स की वजह से क्या जनरेट होता है? प्रेशर जनरेट होता है। यानी जितनी स्ट्रांगली यहाँ पर टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा। अब क्या होता है, जब पार्टिकल्स यहाँ टकराते हैं
ठीक है, तो इनके पीछे भी कुछ पार्टिकल्स होंगे। ठीक, जब ये यहाँ टकराने जा रहे होते हैं ये वाले पार्टिकल्स, तो पीछे वाले पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स लगा के इनको अपनी तरफ खींचते हैं। भाई ये खींचेंगे, खींचेंगे कि नहीं भाई? अगर इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना इनके बीच में। तो जब ये पार्टिकल्स जाके यहाँ टकरा रहे होंगे ये वाले आगे वाले, तो पीछे वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो इन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा के इनको खींचेंगे अपनी तरफ। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जितनी वेलोसिटी से ये टकराने चाहिए उतनी वेलोसिटी से टकराएंगे नहीं, और प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जितना होना चाहिए था उससे कम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, जो बीच वाला पार्टिकल है, देखो बीच वाले पार्टिकल पे क्या होता है, अगर जैसे बीच वाला पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है यहाँ पे, इस पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो इस पर ना इफेक्टिव फोर्स जीरो होगी। बीच वाले पार्टिकल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो पार्टिकल टकराने वाले हैं, ठीक है, जो टकराने वाले हैं उनसे जस्ट पीछे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इन पर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इनके आगे तो कोई पार्टिकल है नहीं जो इनको फर्दर आगे भी खींचे, यानी पीछे वाली फोर्स कैंसिल आउट कर दे। ठीक है, तो ये वाले जो पार्टिकल्स जो टकराने वाले जो प्रेशर क्रिएट करेंगे, उनके पीछे वाले जो पार्टिकल्स है वो उनको खींच के रखते हैं, जिसकी वजह से जितना प्रेशर होना चाहिए था, जितनी स्ट्रांगली उनको टकराना चाहिए था, उतनी स्ट्रांगली वो कंटेनर की वॉल से टकराते नहीं है, जिसकी वजह से प्रेशर जितना होना चाहिए था उतना नहीं होता। ठीक है, तो देखो अगर टकराने वाले पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे, प्रेशर की बात कर लेते हैं। देखो तो प्रेशर में जो चेंज आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो चेंज इन प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, देखो पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन, टकराने वाले पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा होंगे उनको खींचने वाले भी उतने ज़्यादा ही होंगे। ठीक है ना? ऐसे ऐसे अच्छा ऐसे सुनो, अगर खींचने वाले पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर में डिक्रीज़ ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर टकराने वाले पार्टिकल्स की मात्रा भी ज़्यादा है तो भी डिक्रीज प्रेशर में ज़्यादा होगा। क्यों होगा? देखो मान लो लेट्स सपोज ये जो पार्टिकल्स हैं जो टकरा रहे हैं इनकी मात्रा कम है तो प्रेशर कम है। प्रेशर क्या है? पहले से ही कम है। और उनको जब खींचेंगे तो कम ही पार्टिकल्स को तो खींच रहे हो आप, ज़्यादा को तो नहीं खींच रहे, तो प्रेशर में डिक्रीज़ आएगा, वो भी कोई ज़्यादा खास डिक्रीज़ नहीं आएगा। लेकिन अगर टकराने वाले पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे, तो जब वो ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं तो उनको वो खींचेंगे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में है ना, ज़्यादा मात्रा में है तो वो खींचेंगे भी ज़्यादा। ठीक है, तो प्रेशर में डिक्रीज़ भी उतना ज़्यादा ही आएगा। यानी इस बात को समझना है कि प्रेशर में जो डिक्रीज़ आता है वो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स टकरा रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स उसके पीछे हैं जो खींच रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। यानी कि चेंज इन प्रेशर जो आएगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन, जो पार्टिकल्स टकरा रहे हैं उनके ऊपर भी, और जो पार्टिकल्स खींच रहे हैं उनको पीछे से उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी। तो कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं N/V, है ना, कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी? कंसंट्रेशन। तो ये मान लो टकराने वाली कंसंट्रेशन है और ये खींचने वालों की कंसंट्रेशन है N/V, है ना। तो प्रेशर, चेंज इन प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर आ जाएगा? N²/V² के। इसको इक्वल करने के लिए हमें कांस्टेंट लगाएंगे, इसको बोलते हैं A N²/V²। ए क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है, विच डिटरमाइंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस, ठीक है। तो प्रेशर में इतनी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक, तो यानी कि अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो अब इफेक्टिव प्रेशर कितना आ जाएगा, है ना। इफेक्टिव प्रेशर अब कितना आ जाएगा? इफेक्टिव प्रेशर, देखो पहला प्रेशर कितना था? NRT/V-NB। तो अब नया प्रेशर कितना आ जाएगा? इसमें से इतना प्रेशर में जो कमी आई है वो माइनस कर दो, तो P = NRT/V-NB माइनस AN²/V²। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो हो गया P + AN²/V²। ठीक है, तो इधर बचा NRT/V-NB। ठीक, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, P + AN²/V², तो V - NB = NRT।
इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस, सॉरी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, राइट। इक्वेशन है हमारी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक। ठीक है भाई। हाँ जी तो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे फॉर रियल गैसेस, है ना। तो जब गैस एक जो रियल गैसेस होती है, जब उनको हम आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करवा सकते, उनको लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में हम वर्क नहीं करा रहे हैं, है ना, नॉर्मल कंडीशन में ही वर्क करा रहे हैं, तो उस वक्त हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, ये वाली, ठीक। चलिए इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।